आज अपना टॉपिक कौन सा? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है संस्कृत कॉमन सब्जेक्ट डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग का। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ के अंदर हमने कल बात की थी ऑक्यूपेशनल हेल्थ, यानी कि औद्योगिक, इसको गेट को बनाना, औद्योगिक स्वास्थ्य। ठीक है। तो फिर हमने इसके अंदर शारीरिक खतरों की बात कर ली थी, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड यानी कि व्यवसायिक खतरा या बीमारियां, जिसके अंदर हमने शारीरिक खतरे, सबसे पहले गर्मी, फिर सर्दी, ठंड, कोल्ड, और अब हम बात करेंगे रोशनी, लाइट। लाइट से क्या हो सकता है, जब जो हमारे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो कोई ऐसी जगह पे काम करते हैं, ऐसा व्यवसाय है किसी का जहाँ पे लाइटनिंग ज़्यादा रहेगी, तो उससे क्या है कि सिर में दर्द भी होगा, और एक सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला काम होगा आँखों में, है ना। तो आँखों में क्या होगा, आँखों में तनाव रहेगा, आँखों में खींचापन सा रहेगा ना। तो फिर क्या होगा, सिर दर्द। जब अगर आँखों पे जोर पड़ता है, कभी भी देखना आप, तो एक लक्षण उत्पन्न होता ही होता है, सिर में दर्द अपने आप ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि हमारी जो नर्व्स आती हैं वो दिमाग से कनेक्टेड होती है। ठीक है। तो ये साइडें ये दुखने लग जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली सिर में उसका फर्क पड़ता है। और क्या होगा, लैक्रीमेशन। लैक्रीमेशन तो लैक्रीमेशन क्या होता है, जो लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं अपने आंखों के अंदर, जब हमने ये बोन्स पढ़ी थी ना, इसमें मैंने आपको लैक्रिमल बोन भी बताई थी। तो ये क्या है कि ये आंखों को गीला रखती है, इसके थ्रू जो आंसू निकलते हैं हमारे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उस जो आंसू निकालता है वो कौन निकालता है, लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रीमेशन का मतलब क्या है कि आंखों से पानी निकलता रहता है कंटिन्यूअस। सूख जाता है तो हाँ, 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 लैक्रिमल ग्लैंड जब क्या होता है कि किसी कारणवश या तो ब्लॉक हो जाए, है ना, या फिर कोई इसमें सोजिश आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर क्या है कि अपने ये क्या करता है, जो पानी वाटर बना रहा है वो बनाना बंद कर देता है। ठीक है। उसके कारण क्या होता है, हमारी आंखें सूखी सूखी रहती हैं, फिर क्या होगा, हमारी आंखों में अजीब सा खिंचाव सा या कुछ इस तरह से लक्षण आते हैं। हाँ, वो तो क्या होता है, कैटरैक्ट होता है। वो जो आंखों के आगे जाड़ा आता है ना, उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। सफेद मोतिया, काला मोतिया, है ना, तो वो एक बीमारी है। तो ये लैक्रीमेशन यानी कि आंखों से लगातार पानी का स्राव होना। ठीक है। क्योंकि आप अगर कंटिन्यूअस आप देखो, सूर्य की ओर भी अगर आप देखने लग जाओगे, तो अपने आप आपके आंखों में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो और क्या है फिर, कॉर्निया के आसपास जमाव। तो जैसे ये अपनी आंख होती है, जो बीच में सेंटर में मेन देखने वाला जो होता है, वो क्या है, कॉर्निया। ठीक है। इसका ट्रांसप्लांट भी होता है कुछ केसेस में ना, कॉर्निया ट्रांसप्लांट आजकल, जैसे जो आंखें दान करते हैं, है ना, जो लोग अपने जीवन में ही साइन करके चले जाते हैं भी, किसी संस्था को, किसी हॉस्पिटल को, या किसी व्यक्ति को वो लिख के चले जाते हैं कि मैंने आंखें दान की है। जैसे ही उसकी डेथ होती है तो उनको फ़ोन कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने आंखें दान की थी, आप आ जाओ। तो वो शायद इसकी टाइमिंग होती है 45 मिनट या आधा घंटा, डेथ के बाद में ये एक्टिव मतलब जीवित रहती है, तो वो इसको निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इसको प्रिजर्व करते हैं, या किसी दूसरी इंसान को ये ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और क्या है कि आंखों की थकान, नेचुरल सी बात है, अगर हम कंटिन्यू क्या करेंगे, लाइट, तेज लाइट की तरफ या तेज लाइट में हम काम करेंगे, तो आंखों में थकावट तो होना बनता है। फिर क्या है, दीर्घकालिक प्रभाव। अच्छा, वो तो एक तो हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। अब क्या है कि लॉन्ग टर्म, कंटिन्यूअस हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर लाइटनिंग ज़्यादा है, तो यानी कि लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल, है ना, कईयों का काम ही ऐसा है कि लाइटनिंग है।
हाँ, कोयले की खदान में तो खैर जैसे अंधेरा भी रहता है ना। तो लाइटनिंग वाले भी कई और भी काम होते हैं, जैसे आग वाला हो गया जैसे कोई काम, है ना। तो फिर क्या हो गया, इसमें क्या गया, माइनर्स निस्टैग्मस, एक बीमारी बोल रहे हैं माइनर निस्टैग्मस। तो माइनर निस्टैग्मस क्या हो गया, ये होता है जो हमारी ये जो पलकें होती हैं, है ना, ये क्या कि नेचुरली अपने आप कुछ कुछ टाइम बाद झपकती है ना, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में। बट इस बीमारी में क्या होता है, इसके अंदर अपने आप बार 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 आकर ने हाँ झपकती रहेंगी, ठीक है। तो इसमें एक तो लॉन्ग टर्म में जो होता है प्रभाव इसका लाइटनिंग का, ये भी है। ऑटोमेटिकली अभी 1 मिनट में कितनी बार झपकती होंगी आंखें अपनी, शायद 15 बारी, है ना, इतना का बस मैक्सिमम होती होगी। इसमें क्या होता है, हर सेकंड में अपने आप आंखें झपकती रहेंगी, फिर खोलेगा फिर झपकती हैं, तो ज़्यादा इसमें हल्के झपकती रहती है। ठीक है, कोयला खदान श्रमिकों की आंखों का अनियमित झपकना, ठीक है। फिर अत्यधिक चमक, यानी कि ज़्यादा चमक वाली जगह पे काम करते हैं, तो उसमें क्या होगा, असुविधा, एक तो काम करने में असुविधा होगी, ठीक है, प्रॉपर वे से वो काम करने में उसको दिक्कत सामने आएगी। और क्या होगा, दृश्य थकान, दृश्य थकान क्या है, कि देखने में उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। धुंधली दृष्टि, जैसे हम क्लियरली हम लोग देख पाते हैं, उस तरह से वो एक टाइम आता है कंटिन्यूअस अगर इस तरह लाइट में काम करता है तो उसका देखना जो है वो धुंधला हो जाता है। और शोर, फिर बात आ गई शोर की, जब अगर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो नेचुरल सी बात है, वहाँ पे मशीनों की आवाज़ें होती है ना, या फिर किसी भी जैसे मान लो कोई लोहे लोहे की चदरें की या कुछ भी फैक्ट्री किसी भी चीज़ की बनाने की, तो वहाँ पे उसको लोहे को मतलब ठोकते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, या कुछ भी है, मशीनों की आवाज़ भी वैसे सबसे ज़्यादा रहती है। तो उसका क्या होगा, उसका श्रवण प्रभाव, यानी कि जो हमारा सुनने की जो कैपेसिटी होती है उस पर ऑटोमेटिकली प्रभाव पड़ेगा। तो वो कैसे हो सकता है, एक तो अस्थायी भी हो सकता है या स्थायी भी हो सकता है। अब अस्थायी कैसे हो सकता है, यानी कि टेम्परेरी, टेम्परेरी क्या है कि हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस टाइम कंटिन्यूअस हमारे कानों में वो आवाज़ गई है, ठीक है, उसके बाद जब वो मशीनें बंद होगी या बाहर आएंगे आप, तो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, हमें सुनना बंद हो जाएगा। सुनना बंद होगा इन द सेंस, या तो बहुत कम सुनाई देगा, या अगर हमें समझने में उसको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब आधा घंटा 1 घंटा आप लोग उससे थोड़ा दूर रहोगे मशीनों से घर जाके, उसके बाद आपका वापस क्या होगा, वही नेचुरल प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जब हम स्थायी प्रभाव की बात करें, यानी कि परमानेंट, तो परमानेंट में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, है ना, ऊंचा सुनने लग जाएगा। या फिर अगर बहुत ज़्यादा साल हो गए तो हो सकता है उसको डीफनेस भी हो जाए। डीफनेस का मतलब क्या है, बहरापन, हाँ बहरापन भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या है, गैर श्रवण प्रभाव। तो गैर श्रवण प्रभाव हो गया, इसमें क्या होता है, एक तो सुनने वाला प्रभाव हो गया। अगर सुनने की बात ना करके हम शोर वाली जगह पे गैर श्रवण प्रभाव की बात करें, तो क्या है, ज़्यादा शोर वाली जगह पे कईयों को घबराहट होती है ना, कई जैसे बुजुर्गों को तो होती है, कई लोग यंग भी होते हैं जिनको ज़्यादा शोर में जाते ही घबराहट होना शुरू हो जाती है, उनका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है या घटना शुरू हो जाता है। तो एक क्या हो गया, थकान हो जाएगी कंटिन्यूअस, ऑटोमेटिकली कोई लगातार अपने को जो आवाज़ अच्छी नहीं लग रही, तो वो क्या अपने दिमाग में अंदर सिर में सीधा टकराव करेगी, तो क्या होगा, अपने को ऑटोमेटिकली थकान होगी, शारीरिक तौर पे भी मानसिक तौर पे भी। फिर क्या है, भाषण द्वारा संचार में बाधा। अगर किसी फैक्ट्रीज में दो जैसे 5-7 मजदूर काम एक साथ कर रहे हैं, शोर ज़्यादा है, तो एक बंदा बोल लेगा कुछ, दूसरे को सुनाई देगा कुछ, है ना, या फिर वो बार बार उसको बोलने के लिए कहेगा कि मुझे सुनाई नहीं दिया, ठीक है। और क्या है, क्योंकि वो सुनने में बाधा कर रही है आवाज़, कंसंट्रेशन में कमी हो जाती है। फिर क्या है, कम दक्षता, झुंझलाहट,
एक है दक्षता कम हो जाती है, एक किसी काम को करने में कोई बंदा पूरा परफेक्ट है, लेकिन जब शोर हो रहा है तब क्या होगा, वो उस काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। जो काम वो परफेक्टली कर सकता है वो काम वो उस टाइम पे शोर के कारण क्या है, उसमें डिस्टरबेंस उसको क्रिएट हो रही है, जिसके कारण क्या है कि वो ट्रेंड बंदा भी उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट आ गया कंपन या वाइब्रेशन। जैसे आजकल ड्रिल मशीन आई हुई है ना, हैमर बोलते हैं, जो दीवारों में मोरे करना या लेंटर भी तोड़ते हैं आजकल, तो इस तरह से करके हाँ वाइब्रेशन होती है, तो वो उस पर जोर भी पूरा लगता है मशीन पे, तो कंटिन्यूअस उस पर वाइब्रेट हो के क्या होता है, हमारी ब्लड सप्लाई जो होती है हाथों की या उंगलियों की, तो वो क्या कि थोड़ी उसमें बाधा आती है ब्लड सप्लाई में। अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती अपने शरीर में किसी भी हिस्से को, तो ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो जाता है या उसके फंक्शन में भी दिक्कत आती है। तो कंटिन्यूअस फैक्ट्रीज में कहीं ऐसी जगह पे अगर वो वाइब्रेटर वाली चीज यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसके जो उंगलियां हैं उसमें ब्लड सप्लाई ना होने के कारण उसके कलर में चेंज आ जाता है और उंगलियां उसकी वाइट हो जाती हैं, या फिर कंटिन्यूअस उस वाइब्रेशन के उसमें अटैच रह के उसको क्या होता है कि झुंझुनाहट भी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उच्च आवृत्ति रेंज वाले ड्रिल और हथौड़े हाथ, बांह और कंधे के जोड़ को प्रभावित करते हैं, या फिर हथौड़े वाली जो चीजें हैं या ऐसे ड्रिल वाली है, तो उसका जोड़ यहाँ तक जो कंधे वाला हमारा जोड़ है, शोल्डर जॉइंट है, उसमें भी क्या कर सकता है, उसको भी प्रभावित करता है। और एक बात मैंने आपको पहले बता दी, लंबे समय तक क्या है ड्रिल का यूज करेंगे तो उसमें उंगलियां क्या होती हैं, सफेद हो जाती हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि ब्लड सप्लाई में वो बाधा डालते हैं। ठीक है, इसके कारण तो रक्त वाहिका ऐंठन के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाती है। तो फिर क्या गया, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी विकिरण, जिसे हम शॉर्ट में यूवी रेज बोलते हैं, यूवी रेज या फिर यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, तो ये केस में यूज होती है, जैसे ये कह रहे हैं वेल्डिंग में। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकता है, ये एक नेत्र श्लेष्मक शोध, यानी कि जो आंखों की हमारी लेयर है, मेम्ब्रेन है, जैसे कंजक्टिवा, कंजक्टाइवा बोलते हैं, जो ये एक बार वाली लेयर होती है उसको कंजक्टाइवा बोलते हैं, उसमें सोजिश आ जाती है, जिसको हम मॉडर्न साइंस में कंजक्टिवाइटिस बोल देते हैं, कंजक्टिवाइटिस। मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज की इन्फ्लामेशन हो रही है, सोजिश आ रही है, तो उसके पीछे आइटिस लग जाएगा। आइटिस वर्ड जहाँ पे लगा होगा, हाँ आइटिस वर्ड जहाँ पे लग गया, आप कोई भी किसी की जैसे मान लो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट उठा के देखोगे, है ना, तो आपको है आपको किसी ना किसी चीज की अगर सोजिश हुई तो उसमें आपको आइटिस वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियाज में सोजिश आ जाती है किसी किसी के, तो क्या लिखा हुआ, पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस। इससे आप क्या समझोगे, पैनक्रियाज में सूजन है। अगर लीवर में सूजन है तो हेपेटाइटिस, है ना। अगर जो मैंने आपको बताई थी, जो हार्ट है उसकी बाहर की मेम्ब्रेन अगर सूज जाती है कई बारी किसी बीमारी के कारण, तो हार्ट को बोलते हैं कार्डिया यूज होते हैं, तो कार्डियाटाइटिस। ठीक है, इस तरह से आप नाम से आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट तो यूवी रे से ये हो गया, एक अंधापन भी आ सकता है। फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसको आयनीकरण विकिरण बोलते हैं। ये क्या है, जैसे एक्सरे, जो एक्सरे है, मैंने आपको कल बताया था, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं एक्सरे अल्ट्रासाउंड वाले में, और एक्सरे की जो ये रेज होती है ना, आयोनाइजेशन रेडिएशन होती है, ये काफी खतरनाक होती है मानव शरीर के लिए। एक्सरे और रेडियो आइसोटोप द्वारा अनुवांशिक परिवर्तन है। इसमें क्या हो सकता है, जो ये एक्सरे होती है ना, ये हमारे डीएनए तक को भी प्रभावित करती है, हमारे
क्या करती है, जेनेटिक मटेरियल तक भी इफेक्ट करती है। कंटिन्यूअस कोई बंदा अगर एक्सरे के कांटेक्ट में रहता है ना, बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो हो सकता है उसके क्रोमोसोम्स में, उसके डीएनए में कुछ ना कुछ प्रभाव वो डाल दे, और हो सकता है उसको भी कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है, या उसकी जो आने वाली जनरेशन है उस पर भी वो दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो फिर और क्या आ गया इसमें, विकृति। विकृति तो वही है, कोई भी उसमें अगर डीएनए में अगर कुछ ना कुछ चेंज हुआ तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ विकृति उसके जनरेशन में आ सकती है। या फिर इसके कांटेक्ट में कंटिन्यू रहने से क्या होता है, कैंसर, कैंसर भी हो सकता है, ल्यूकेमिया भी हो सकता है। ल्यूकेमिया क्या है, व्हाइट ब्लड सेल की डिजीज होगी। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल आपके कम हो सकते हैं। और क्या है, अल्सरेशन। ठीक है, बांझपन। अल्सरेशन क्या है, कोई जख्म कंटिन्यू बना रहे तो उसे अल्सर बोल देते हैं, वहाँ काफी गहरा घाव हो जाता है उसको हम अल्सर बोल देते हैं। तो अल्सर कहीं भी हो जाता है, अपने पेट में भी हो जाता है या कहीं भी और भी हो सकता है। फिर क्या आ गया, बांझपन। बांझपन क्या है, हाँ, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती जो जिसकी, उसे बांझपन कह देते हैं हम। ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, खून की कमी रहने लग जाएगी उसको। फिर नेक्स्ट क्या है, बिजली। कोई हमारे वर्कर्स क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बिजली में काम करेंगे तो बिजली से क्या होता है, करंट से जलने का खतरा रहता है, क्योंकि बिजली में इतनी पावर होती है कुछ सेकंड्स के अंदर ही अपने पूरे खून को सुखा सकती है ना। और जला के, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे करंट उनको लगता है ना, आधे मिनट में, मिनट तो लेते नहीं, कुछ सेकंड्स के अंदर क्या होता है, तल्ले उसकी लिक्विड को पूरे को सुखा देती है, फिर उसके आग भी लग जाती है ना, जल जाता है बंदा। जलता इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर का जो लिक्विड पार्ट है वो सारा सूख जाता है, फिर क्या वो सूखा हुआ रह जाता है गला, तो हाँ, सूखे में आग जल्दी लगती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यांत्रिक, मैकेनिकल फैक्टर। मैकेनिकल फैक्टर में तो यही हो गया, मैकेनिकल, मैकेनिक किससे काम करते हैं, अपने औजारों से, है ना। औजारों से क्या होता है, चोट लगना नेचुरल बात है, चोट कई बार एक्सीडेंटली लगी जाती है ना। भले ही वो घर बना रहे तब लगे, या कोई कार या बाइक या कुछ भी किसी प्रकार का मैकेनिकल काम वो कर रहे हैं, ये तो उसमें क्या है कि चोट लगने के चांसेस बने रहते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कई बार आपने सुना है कि घर बनाते, बिल्डिंग बनाते हुए मजदूर ऊपर से नीचे गिर गया, है ना, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, या फिर हड्डियां टूट गई। तो फिर क्या है, दबाव। अब इसके लिए भी जैसे मान लो आपके फील्ड में अगर कोई वर्कर काम कर रहे हैं, कोई मजदूर काम कर रहे हैं, अगर उस दौरान उसको कोई चोट लग जाती है या जान माल का जो भी नुकसान होता है, उसका उसकी भरपाई किसके जिम्मे होती है, जिसका काम चल रहा है, जो मालिक होता है। ठीक है, तो ये भी रूल इसी में बनाए गए हैं, जो श्रमिकों की जरूरतों को देखते हुए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आ गया दबाव, प्रेशर। कोई प्रेशर वाली चीज में इन्होंने एक कैंसर रोग लिख दिया, कैंसर रोग, एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है, वायु एम्बोलिज्म। कई बारी एक आपको एयर एम्बोलिज्म, मतलब वायु एम्बोलिज्म को आपको बताता हूँ मैं, इसे एयर एम्बोलिज्म बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा जब इंजेक्शन लगाते हैं अपन, है उसमें जो बुलबुला होता है वो क्या है, एयर बबल है ना। जब भी हम इंजेक्शन लगाते हैं उसको पहले अपन थोड़ा मेडिसिन को बाहर निकालते हैं, क्योंकि बीच में अपने को बबल दिखाई देते हैं, एयर बबल, है ना। उसको निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर वो शरीर में चला जाता है तो वहां पे फूटता नहीं है फिर वो। ठीक है, तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं जाके ब्लॉकेज कर दे, तो इसीलिए उसको निकाला जाता है। और जब वो जाके कहीं पे अटक गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को हाँ रोकेगा, या उसको बाधा डालेगा उसमें, जिससे क्या होता है, आदमी की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो उसे एयर एम्बोलिज्म बोल देते हैं अपन।
फिर आ गया केमिकल हजार्ड्स, रासायनिक खतरे। केमिकल मतलब रासायनिक खतरे। उसमें क्या है कि सबसे पहले आ गया लोकल एक्शन, स्थानीय एक्शन, यानी कि किसी केमिकल या रसायन के कांटेक्ट में आने पर हमारे जो नॉर्मली हाथ पैरों पे, स्किन पे जहाँ पे टच हो रहा है वहाँ पे हमारे क्या कुछ एक्शन हो सकते हैं। इसमें स्थानीय कीटनाशक जैसे होते हैं, ये जिसमें केमिकल्स में क्या क्या आ गया, कीटनाशक है जो, है ना। और क्या है, मशीन का तेल हो गया, या एसिड हो गया, या क्षारीय, क्षारीय क्या, क्षारीय भी एसिड ही है, ठीक है। रसायन त्वचा शोथ, इसमें क्या हो जाएगा, रसायन त्वचा शोथ यानी कि केमिकल डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस कैसे बोलते हैं हम, है ये ना, डर्मेटाइटिस। त्वचा में सूजन, हम स्किन के लिए यूज करते हैं एक नाम डर्मा, है ना, डर्मिकोल, या फिर आप स्किन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, सुना होगा आपने, डर्मेटोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं क्योंकि वो स्किन के स्पेशलिस्ट है। तो स्किन के लिए हम नाम यूज करते हैं डर्मा। आप क्रीम में भी जो देखोगे ना, हाँ, जो उनका नाम भी कुछ इस तरह से कंपनियां रखती हैं, जैसे एक स्किन की क्रीम आती है पेंड्रम, पेंड्रम प्लस, इस तरह से कुछ आती है? हाँ, तो इस तरह वो, इस पे नाम होता है भाई स्किन के लिए, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस मतलब स्किन में सूजन आ गई, है ना, किसी भी तरह से आ सकती है, वो दाने भी हो सकते हैं, है ना, या रैशेज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो और क्या हो गया उसमें, एक्जिमा। एक्जिमा क्या होता है, इसमें खुजली वाले दाने हो जाते हैं शरीर में, दाने दाने उड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, और उसमें बहुत खुजली भी आती है, जलन भी होती है। और क्या हो गया, अल्सर। अल्सर मैंने आपको बता दिया, कोई भी गहरा जख्म, घाव हो गया, वो कंटिन्यूअस बना पड़ा है। और क्या है, कैंसर हो सकता है, त्वचा के माध्यम से क्या हो सकता है, अवशोषित सुगंधित नाइट्रो और अमीनो यौगिक प्रणालीगत प्रभाव पैदा करते हैं। तो अपनी स्किन के अंदर क्या है, अब्जॉर्प्शन पावर भी होती है, जो चीज आप स्किन पे लगाते हैं अब्जॉर्ब करके अंदर तक लेके जाती है ना। तभी तो आप जैसे मालिश करते हैं जो तेल की, है ना, हाँ, तो वो भी अब्जॉर्ब होती है शरीर के अंदर, तो उससे भी कुछ ना कुछ एलर्जी बन सकती है। फिर क्या आ गया, सांस लेना, इनहेलेशन। इनहेलेशन बोलते हैं सांस लेने को, लंबा पड़ा है क्या टॉपिक, ये ज्यादा है। फिर क्या हो गया, सांस लेना। सांस लेने में क्या है, जब हम सांस लेते हैं कहीं भी एनवायरनमेंट में, जो मिट्टी है, धूल है, वो ऑटोमेटिकली इनहेल होती है। इनहेल का मतलब क्या होता है, अंदर खींचना, ठीक है। तो 5 माइक्रोन एक साइज है, मतलब 5 माइक्रोन, ये से भी छोटा हो जाता है ना, इतना छोटा कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पार कर जाए, ठीक है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या करेगा, धूल के कण होते हैं 5 माइक्रोन से भी कम के, ठीक है। तो ये क्या होगा, फेफड़ों के साथ अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और वहां पे बैठ जाते हैं जाके, ठीक है। फिर क्या होगा, धूल के कारण क्या होगा, हमें न्यूमोकोनियोसिस का कारण बनते हैं। सीधी सी बात, नॉर्मल भाषा में न्यूमोनिया भी क्रिएट कर सकते हैं। जब भी फॉरेन बॉडी हमारे फेफड़ों में जाती है, इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स में वो सोजिश भी उत्पन्न करेगी, और वाट एक जो शराब होता है, जैसे जो पानी बनाती है, ठीक है, तो फ्लूइड भी सिक्रेट करने लग जाएगी हमारी जो लंग्स के अंदर, जिससे क्या होगा, हमें न्यूमोनिया हो जाएगा। न्यूमोनिया का मतलब क्या है, न्यूमोनिया का मतलब यही है, सांस लेने तो दिक्कत होगी, उसमें होता क्या है कि न्यूमोनिया में हमारे जो लंग्स हैं उसके अंदर पानी भर जाता है। जब पानी भर जाएगा तो हवा जाने के लिए रास्ता कम रहेगा, तो ऑटोमेटिक ही सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो फिर क्या हो गया आगे, कार्बनिक धूल, जिसमें क्या हो गया, कपास। कपास तो समझते हो आप, हैं, हाँ। और क्या हो गया, तंबाकू की, तंबाकू हो गया, धूल होगी, अनाज की धूल होगी, या फाइबर हो गए। और अकार्बनिक क्या हो गया, कोयला, सिलिका,
बेसिस, ये भी इसके कारण ही जो ये मेटल्स होते हैं कुछ उस, और लोहा, ठीक है, ये क्या हो गए, इनकी भी जो धूल है वो अंदर जाती है। और क्या है, गैस की बात जब हम करें, CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये HCN हो गया, CH2 हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो इस तरह की गैस से क्या करती है, हमारे सांस में रुकावट पैदा करती है और टॉक्सिक इफेक्ट हमारे फेफड़ों पे डालती है। फिर धातुएं, धातुएं कौन सी, धूल या धुएं के रूप में सांस लेना, इसमें क्या आ गया, ये लेड हो गया, ठीक है? हाँ, कई चीजें आ गई इसमें, कॉपर कुपर आ गई, मैग्नीज आ गई, मरकरी आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या हमारे लिए नुकसानदायक है। फिर अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब इंजेस्ट, जो हम निगलते हैं किसी चीज को, निगलना, जब हम फूड इंजेक्शन बोलते हैं यानी कि हम खाने को निगल रहे हैं, ठीक है, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन क्या है, इसको इंजेक्शन ही समझना, इंजेक्शन ही पढ़ना है, इंजेक्शन मत पढ़ लेना। इंजेक्शन और इंजेक्शन में बहुत फर्क है। इंजेक्शन यानी कि निकलना है, इन्फेक्शन भी है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, इन्फेक्शन, इंजेक्शन और इंजेक्शन में, ठीक है। तो दूषित धातुओं, भोजन या सिगरेट के माध्यम से उपरोक्त धातुओं के अंतर्ग्रहण द्वारा विषाक्तता, ठीक है, उन धातुओं के हमने हाथ लगाया है, ठीक है, किसी भी तरह से टच किया है, फिर उसी से ही बिना हाथ धोए हम क्या कर लेते हैं, खाना खा लिया, चाय पी ली या सिगरेट पी ली, जैसे भी करके वो अपने अंदर जा सकते हैं। फिर बायोलॉजिकल हजार्ड्स, बायोलॉजिकल हजार्ड्स में क्या आ गया, मुख्य रूप से कृषि श्रमिकों, जो हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं, जब पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं फसलों पे, तो ऑटोमेटिकली वो छोटे छोटे कण हमारे अंदर भी जाते हैं, तो उस टाइम भी हमें मास्क वगैरह का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो कार्यस्थल पर क्या होता है, संक्रामक और परजीवी एजेंटों के संपर्क में आना, जब हम खेती वगैरह करते हैं उस टाइम भी क्या होता है कि जो इन्फेक्शियस पैरासाइट होते हैं, है ना, या फिर क्या होते हैं, जीव होते हैं जो, ठीक है, उनके भी संपर्क में हम लोग आते हैं। संक्रामक और परजीवी एजेंटों द्वारा ब्रूसेलोसिस, एंथ्रेक्स, ये क्या है, ये भी रेस्पिरेटरी डिजीज है सारी। लेप्टोस्पाइरोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस क्या है, पैरासाइट, ठीक है, ये चूहे के पेशाब में पैरासाइट होता है, चूहा होता है उसके पेशाब के कांटेक्ट में हम आते हैं तो उसमें बैक्टीरिया होता है लेप्टोस्पाइरोसिस, उससे हमारे को जो जुकाम, बुखार, सिर दर्द, चक्कर, ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और क्या आ गया, हाइडेटिडोसिस, टेटनस, एन्सेफलाइटिस, टेटनस भी पता है, हाइडेटोसिस, इसमें क्या होता है, इसमें भी वही कंटिन्यूअस बुखार है ना, बैक्टीरियल हो जाती है। टेटनस है जो, टेटनस का पता ही है। एन्सेफलाइटिस, एन्सेफलाइटिस क्या होता है, एनसेफ, ये हम सिर के लिए यूज करते हैं, दिमाग के लिए, एनसेफ, ठीक है। एन्सेफलाइटिस यानी कि क्या हो गया, हमारे जो दिमाग के जो लेयर है उसमें या दिमाग में सूजन आ गई, इससे आप ये समझ सकते हो एन्सेफलाइटिस, ठीक है। और क्या हो गया, फंगल संक्रमण, यानी कि फंगल डिजीज उसको हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये टॉपिक आप आज इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।